हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में। तो अगर आप मेंटर स्कूल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का सिलेबस देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या सिलेबस का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन, समीकरण व समीकरण को संतुलित करना, ये सब पढ़ना होता है, समझे। आगे पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर। दूसरा में क्या है, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें पदार्थों के गुण और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आवर्त सारणी का निर्माण, समूह और प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये टोटल 5 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर से, जिसका नाम क्या है, रासायनिक विज्ञान, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे इसमें पहला क्वेश्चन उठता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब रिएक्टेंट मिलकर नए पदार्थ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बोलो कि ये क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अरे नॉर्मल चीज़, जैसे देखो अब पानी कैसे बना है, H2O मतलब हाइड्रोजन का एक भाग और ऑक्सीजन का दो भाग, दोनों को मिल जाता है तब एक नया चीज़ का निर्माण हो जाता है, जल, H2O मतलब वाटर का निर्माण हो जाता है। यहीं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में वही है H2+O2, तो क्या हो जाए H2+O2 2H2O यहाँ पे बोला गया है। आगे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं, समझ गए। और रासायनिक अभिक्रियाएं के संकेत, यह संकेत कैसे हमको पता चलेगा कहीं पे कि हमको रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले गैस का बनना, रासायनिक अभिक्रियाएं में गैस बनता है। दूसरा रंग में परिवर्तन, अगर कहीं पर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। आगे ताप निकलना या अवशोषित होना, ताप कहीं से निकल रहा है या कहीं पे ताप लग रहा है तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होगा। और अवक्षेपण मतलब पृष्ठ से पीएच का बढ़ना, मतलब अवक्षेपण मतलब मल, जो बोलते हैं मल ही बोल सकते हैं। अवक्षेपण मतलब उसका जो बेस्ट पदार्थ होता है, अब इस पदार्थ उसको बोलेंगे अवक्षेपण, समझ गए। आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों को लिखा जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल भाषा में कि किसी अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों को जहाँ पे लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे Mg+O2 बराबर MgO होगा कि नहीं, तो ये रासायनिक सूत्र लिखा गया, समझे। उसके संकेतों और सूत्रों को लिखा जाता है, उसको क्या रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे है समीकरण संतुलन। अब समीकरण को संतुलन करना ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समीकरण में दोनों ओर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वह समीकरण क्या संतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं H2+O2 इक्वल टू H2O, हाँ तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है उसका 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 2 पार्ट, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे आगे 2 लगेगा, समझे, तब होगा यहाँ पे इक्वल। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का, देखिए सही बोलते हैं, जस्ट एग्जाम्पल दिया उसी को यहाँ पे रिप्लाई दिया गया है। आगे अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, 2 पदार्थ मिलकर एक बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है। जैसे 2 पदार्थ जब जुड़ता था
और एक पदार्थ दो पदार्थ टूट रहा है, जैसे जल को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है या नहीं टूट जाता है, यही होता है। इसे क्या अपघटन बोलेंगे, मतलब जब जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या यहाँ संयोजन अभिक्रिया, जब अलग हो रहा है तो अपघटन अभिक्रिया। आगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया को आपको संकेत में कि A+BC इक्वल टू AC+B, मतलब अगर दो अभिक्रियाओं का संकेत अगर मिल करके आगे के अभिक्रिया बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब एक देखो ये A है ना, A क्या B को यहाँ से विस्थापित कर दिया, मतलब यहाँ से भगा दिया और खुद आगे इसमें सट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Na+Cl HCl, ये सब क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया इनका एग्जाम्पल होगा। आगे हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे एगो अगर एलिमेंट भाग रहा था दूसरे उसको छोड़ के एगो एलिमेंट को यहाँ से भगा रहा था तो क्या हो रहा था, विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया मतलब जब दोनों को भगा देगा। आगे देखिएगा AB+CD इक्वल टू AD+CB, मतलब एक जगह जब विस्थापन हो रहा था तो क्या होता, विस्थापन अभिक्रिया, और एक बार में दो विस्थापन हो रहा है, जैसे AB और CD एक साथ है, A के साथ D को और C के साथ, मतलब एक दूसरा को सीट को जब चेंज कर रहा है वो क्या द्विव विस्थापन अभिक्रिया हुआ, समझ गए। उसके बाद ज्वलन है, कंबसन, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जलना, उसको क्या बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं। अब परीक्षा में आने वाला कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या है, समीकरण तुलना करो, समीकरण को तुलना करने के लिए आता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपको समान करना होगा। आगे अभिक्रिया के प्रकार बताओ, कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए, जो हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। अभिक्रिया का लक्षण बताओ, बताएं ताप का बढ़ना, संकेत, कलर चेंज होना, बताएं ना, यही सब यहाँ पे लिखा जाएगा। आगे अभिक्रिया के लक्षण लिखो, यही सब आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चैप्टर सेकंड में इंटर कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड हम लोग को क्या पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल मतलब एसिड, वो पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड अम्ल बोलते हैं। और हाइड्रोजन आयन को H+ से डिनोट किया जाता है, समझे। जैसे कि HCl H2SO4, ये सब यहाँ पे कि क्या होगा, ये होगा अम्ल। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षार। बेसिया क्या होता है, वो पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, ये देते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें क्षार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे NaOH KOH, ये सब क्या है, क्षार है। और लवण साल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लवण और पानी से बनते हैं, समझ रहे हो। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी बनते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और पानी बनते हैं। जैसे HCl+ NaOH, ये दोनों को जब मिला दोगे तो NaCl बन जाएगा और H2 मतलब पानी बाहर निकल जाएगा, समझ गए। जहाँ पे भी लास्ट में पानी जुड़ा रहे, आगे देखियो कि अम्ल और क्षार मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। अम्ल और क्या, क्षार, हाँ, मिलकर के लवण का निर्माण हो जाएगा, तो ये लवण हो जाएगा, समझे। आगे संकेत, इंडिकेटर, कुछ पदार्थ संकेतक, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार को पहचानने में मदद करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संकेतक। मतलब कोई भी पदार्थ हो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो संकेत मतलब कि क्या है, वो क्या है, अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में हम कैसे पता चलेंगे। इसका सबसे पहला नियम होता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्रकार का पत्ता होता है, समझे। अम्ल में लाल, क्षार में नीला। जैसे अगर लिटमस पत्र को अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा अम्ल, इस क्षार में डालोगे तो नीला। इसको इस प्रकार से, अम्ल ला में ला लास्ट है, ला से लाल, अगर अम्ल में डालोगे तो लिटमस पत्र तो लाल हो जाएगा, और क्षार में डालोगे तो नीला, क्योंकि लाल बच गया तो बचा क्या, नीला, तो अगर क्षार में डालोगे तो नीला हो जाएगा, समझ गए। आगे है फेनोलिथीन, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अम्ल में रंगहीन क्षार एवं गुलाबी क्षार, ये भी एक है संकेतक ही है, फेनोलिथीन, जिसमें अम्ल में मिलाने पर रंगहीन हो जाता है और क्षार में मिलाने पर गुलाबी हो जाता है, समझे। अब हम पढ़ेंगे आगे पीएच स्केल के बारे में। 0 से 14 तक का एक मापी होता है पीएच स्केल।
ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल अब सबसे न्यूनतम, सबसे मॉडरेट कहते हैं ना, एकदम मॉडरेट वाला सबसे मॉडरेट है वो पीएच स्केल है अम्ल और क्षार को पता करने में। अम्ल और क्षार में 0 से अगर 6 तक उसका वैल्यू आ रहा है पीएच वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और 7 है जो न्यूट्रल है जैसे कि पानी, और 8 से 14 है उसको क्षारीय बोला जाता है, समझे। अब इसमें बोलेगा पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल वैसे क्या, अम्ल तथा क्षार को ज्ञात करने का सबसे बेस्ट, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे आधुनिक उपकरण है या सबसे आधुनिक मात्रक है, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। लवण का उदाहरण दीजिए, NaCl बोल दीजिए इत्यादि। आगे, अम्ल और क्षार और लवण की विशेषता बताए, तीनों की आपको विशेषता बताना होगा। तो अम्ल, जिसमें अम्ल क्या होता है, 0 से 6 तक जिसका पीएच वैल्यू होता है उसको अम्ल कहते हैं। क्षार किसको कहते हैं, 7 से 14 को क्षार कहते हैं। और लवण, जब अम्ल और क्षार को रिएक्शन करता है तो लवण का निर्माण हो जाता है, ये बता सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनके गुण क्या होता है। तो धातुओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, सबसे एकदम सिंपल और आसान भाषा में पढ़ेंगे। धातुओं के गुण, धातु क्या होता है, चमकदार होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लचीला और तन्य होते हैं, ध्वनि देते हैं, मतलब सोनरस होते हैं। दूसरा, ये सब धातुओं का गुण है। अधातुओं का गुण, हम सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में इस प्रकार से आएगा धातुओं के गुण लिखें, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है अधातुओं के गुण की, ये क्या होते हैं। फीका, बिना चमक के, अधातु बिना नहीं चमकते हैं। खराब सुचालक, मतलब उसमें लाइन नहीं पार करता है, पार करता भी तो बहुत ही स्लो माध्यम में पार करता है। ये भंगुर, मतलब टूटने वाले हो तो उनको एक बचाड़ दो तो वो बचेगा नहीं, वो तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। और आमतौर पर ये गैस या ठोस होते हैं, ये ठोस या गैस के रूप में होते हैं अधातु, लिक्विड कभी नहीं होते, होते हैं तो कभी कभी। आमतौर पर गैस ठोस होती है, समझे। आगे, धातु और अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ अगर अम्ल को अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड इक्वल क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब लवण हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन का निकलना होगा। जिसका एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे Zn मतलब जिंक, ये क्या है, ये मेटल है, और H2SO4 एसिड है, और इसके साथ में ZnSO4 प्लस H2, ये गैस ऊपर हो जाएगा, समझे। आगे हम लोग पढ़ेंगे धातुओं में जंग लगना, कि धातु जंग क्यों लगता है। जब धातु हवा, नमी और ऑक्सीजन से संपर्क में आती है तो जंग लग जाती है। जब धातु हवा, नमी और ऑक्सीजन, जब धातु हवा, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, समझ रहे हो, मतलब तीन और में मान लिया जाए, इसको एक शब्द में बोला जाए तो कैसे बोला जाए। जब धातु क्या वायुमंडल के, हवा के संपर्क में आती है या वायुमंडल के संपर्क में आती है तो लोहे में जंग लग जाती है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 प्लस H2O, समझ गए, ये जंग का फॉर्मूला होता है, इसका उदाहरण बनता है। जैसे अब इसका परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आता है, धातु और धातु में अंतर, ये लोग सब आसानी से कर दोगे। जंग क्यों लगता है, इससे बचाव का उपाय क्या है, तो एटमॉस्फेयर में जब उसके संपर्क में आता है तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, बचाव का उपाय पेंट चढ़ा दो। और धातु की और अभिक्रियाएं, इनके बारे में आप बताएं, तो इसके बारे में ये आप बताओगे, ये पूरा चैप्टर पढ़े ना, हम बताए हैं इसके पीछे पिछला क्लास में, आप पीछे फिर से वीडियो देखो और इसको आप पता करो। आगे, अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन और उसके यौगिक, इसको क्या कहते हैं, इसके क्या मतलब है, कार्बन का क्या विशेषताएं उसके बारे में, तो कार्बन की क्या विशेषताएं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खुद से जुड़ने की क्षमता, CC बॉन्ड बनाता है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद में जोड़ सकता है, CC बॉन्ड बना सकता है, मतलब समझ गए, और खुद में कोई नहीं जोड़ सकता, ये सिर्फ कार्बन का लक्षण है। लंबी श्रृंखलाएं और ब्लैक रिंग बनाना, इसमें एक कार्बन, जैसे एक कार्बन मिल रहा है, फिर से 2 कार्बन मिल रहा है, फिर से 3 कार्बन मिल रहा है, फिर से 4 कार्बन मिल रहा है, मतलब ये काफ़ी लंबा रिंग भी बना सकता है, वलयाकार भी बना सकता है, ये विभिन्न संरचनाएं होती है, इसको आइसोमेरिज्म में कहते हैं, समझे। आगे हम पढ़ेंगे यौगिकों के प्रकार, कार्बन का एक मुख्य रूप है, मुख्य गुण है, समझे। यौगिकों प्रकार, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला संतृप्त यौगिक, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे केवल एकल बंध, मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मीथेन, मीथेन में केवल सिंगल बॉन्ड, इसको संतृप्त बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। दूसरा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, दोहरा या तीसरा बंध, जैसे एथीन, एथाइन, इसको क्या 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। संतृप्त मतलब जो एक, मतलब सिंगल, और सिंगल बॉन्ड में संतृप्त, सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड मतलब 2 और 3 बॉन्ड, समझ गए।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के उदाहरण, जैसे एथेनॉल C2H5OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं। एथेनाइक एसिड, जैसे C3COOH, इसको एथेनोइक एसिड बोलेंगे। आगे अभिक्रियाओं के बारे में बोलेंगे, अभिक्रियाएं क्या होती है, दहन, कम्बसन, CH4+2O2, इसको क्या बोलेंगे, कम्बसन बोलेंगे, दहन। ठीक, कार्बन का CH4 मतलब मीथेन में अगर ऑक्सीजन का भेद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, राइट एरो, मतलब ऐसे, और C2+2H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा, समझे। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जोड़ो अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, ये क्या होता है। पहले हम पढ़े दहन में, दूसरा क्या होता है, जोड़ो अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, ये कम्बसन में आता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जोड़ अभिक्रिया मतलब ऐसे इसको बोल सकते हैं, Na+Cl इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा ना, ये जोड़ अभिक्रिया हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभी बताएं, सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक दूसरे को भगा रहा था, जैसे अभी बताया था ना, AB+C इक्वल टू A+BC, ये बताए थे। यही होता है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि प्रतिस्थापित कर देता है एक वस्तु को। अब इसमें से विशेष पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये इसोस्मेर क्या है, इसोमेरिज्म, इसको यहाँ पे हम बताए थे कि इसोमेरिज्म क्या है, समझ गए। कार्बन के जोड़ने की जो शक्ति है उसी को इसोमेरिज्म कहा जाता है, समझे। तो ये हम बता चुके हैं। पीछे वाले अच्छे से वीडियो देखिए और फिर से आगे बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। अगर संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में अंतर, एक में सिंगल बॉन्ड, एक में 2 और 3 बॉन्ड, एथेनॉल और एथिक अम्ल का प्रयोग बताइए। ये भी आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से और बनाइए, ठीक है। आगे हम चैप्टर 5वां पढ़ते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये क्या होता है इसके बारे में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पहला नियम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में वो पढ़ेंगे कि तत्वों को पहले कैसे बांटा गया, क्यों बांटा गया, कैसे शुरुआत हुआ, उसके बाद कैसे उसका अंत हुआ, अभी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबसे पहला था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तत्वों को उनके परमाणु भार, एटॉमिक मास के अनुसार रखा गया, उनके क्या एटॉमिक मास के अनुसार रखा गया, परमाणु भार के अनुसार है। लेकिन कुछ तत्व का स्थान सही नहीं था, समझ गए। ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी था। हर एक में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, ये पहले जिसमें अच्छे से बना दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तत्वों की उनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के अनुसार रखा गया और 18 समूह 18 ग्रुपों में बांटा गया। आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, 18, और पीरियड कितना होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, 7, ग्रुप 18, पीरियड 7, ग्रुप 18, पीरियड 7, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे प्रवृत्तियाँ, इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन ऊर्जा, आयोनेशन एनर्जी, धात्विक प्रवृत्ति कम हो जाती है एवं बाएं से दाएं, जब धातु की प्रवृत्ति कम हो जाती है तो बाएं से दाएं की ओर गति करती है। आगे परीक्षा में क्या आता है उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे आधुनिक आवर्त के नियम बताओ, समूह और उनके आवर्त का अंतर बताओ। तो ये सब आपको खुद से सोल्व करना है। किसी तत्व का स्थान बताना। तो ये केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम आप विशेष रूप से कुछ बता रहे हैं कि इसको हम कैसे करके जल्दी से जल्दी एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं। हर अध्याय के लिए छोटा सारांश नोट बनाइए, जितना हम पढ़ाएं ना उसमें छोटा छोटा पॉइंट को देखिए, मेन पॉइंट को उसको उतारिए। आगे समीकरण को याद करें, पहले कुछ समीकरण को याद करें, तुल्य करें, उसको बैलेंस करें। उसके बाद पिछले साल का प्रश्न लगाएं, जो पिछला साल एग्जाम में आया था 10th का, वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, बिहार बोर्ड का नॉर्मल कोई भी PDF गूगल पे मिल जाएगा, या तो हम कोशिश करेंगे कि अपना ही ग्रुप में डाल दें, ठीक है। आरेख डायग्राम बनाकर इन्हें पढ़ें और हर अध्याय के बारे में दोहराएं। और टेलीग्राम पर मेंटर स्कूल चैनल है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी से टेलीग्राम है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको PDF मिल जाएगा इसका, समझे। तो धन्यवाद। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।